जी हां, मुल्क भर में कभी गाय के नाम पर तो कभी जय श्री राम के नारे तो कभी बच्चा चोरी के नाम पर बेगुनाह और मासूम लोगों को हुजूमी तशद्दुद का शिकार होना पड़ रहा है। हुजूमी तशद्दुद से अब तक कई अफराद को कत्ल किया जा चुका है। मकतूल अफराद की फहरिस्त निकाली जाए तो पता चलता है कि एक मखसूस तबके के अफराद को ज्यादा निशाना बनाया गया। अब मुल्क के अमन पसंद अवाम हुजूमी तशद्दुद को कतई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। सड़कों पर लाखों की तादाद में लोग निकल आए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। गुज़िश्ता 5 बरसों से मरकजी और रियासती हुकूमतें सिर्फ मजम्मती बयान से काम चला रही हैं, लेकिन अब अवाम गुंडों के इस गुंडागर्दी को रोकने के लिए सख्त कानून का मुतालबा कर रहे हैं। सवाल ये भी है और ये पूछा जा रहा है कि जो हुकूमत तलाक़ सलासा बिल से मुतालिक इतनी संजीदा है, क्या उसके सामने इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं है? आखिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद हुकूमतें मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए कानून बनाने से क्यों भाग रही हैं? क्यों हर जिले में नोडल अफसर की तैनाती नहीं हो रही है? क्यों जो सुप्रीम कोर्ट ने मजीद अहकाम जारी किए हैं उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं हो रही? तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मुल्क के कई अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। ख़ासतौर से पिछले दिनों जो मालेगांव में एहतजाज हुआ एक रैली की शक्ल में और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग वहां जमा हुए और लोगों ने इसी बात को दोहराया कि ये जो कौम है ये मुल्क के शहरी हैं और मुल्क के शहरी पर किसी भी तरह का जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ही मजबूती के साथ न सिर्फ अपने बयानों में बल्कि अमलन उसे नाफिज करे। ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಕೇವಲ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೀವಿ। और वहीं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने मरकजी हुकूमत को हुजूमी तशद्दुद के मामले में इंतबाह दिया है। SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया है कि हुजूमी तशद्दुद के लिए सरकारी फंडिंग की जा रही है। ये SDPI का कहना है। SDPI के मुताबिक हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात से अब अमन पसंद हिंदुओं में भी खौफ पैदा हो गया है। अभी देखिए देश में ये हिंदुत्व मॉब लिंचिंग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये सिचुएशन में हमारे देश की प्रधानमंत्री और सेंट्रल गवर्नमेंट मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ एक कानून बनाने के लिए अभी तक रेडी नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दिया था एक कानून बनाने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है ये सबका विश्वास वो ले सकता है, नहीं है तो वो भी एक जुमलाबाजी होगा। नहीं, तलवार तो उठाने का जिनका काम है वो उठाएं। हम तलवारबाजों के खिलाफ कानून उठाना चाहते हैं, क्योंकि कानून का इम्प्लीमेंटेशन इन तलवारबाजों के खिलाफ नहीं हो रहा। जो 100 आदमी एक आदमी को पकड़ के उसको कत्ल करते हैं, उसका वीडियो बना के डालते हैं, क्योंकि उनको सरकारी सरपरस्ती हासिल है। वो जानते हैं कि गवर्नमेंट उनका साथ देगी, उनको पैसे भी देगी, उनको इज्जत भी देगी और जो बड़ा कांड करेगा पार्लियामेंट में भी जाएगा। ये मैसेज है उनके पास और इसलिए वो तलवार उठाते हैं। कानून दब गया है तो हम तो कानून को ऊपर उठाने के लिए खड़े होंगे। तो मांग इस बात को लेकर हो रही है और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो बारी बारी से हम उनका तारुफ कराएंगे। कुछ देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। फिलहाल अब्दुल रहीम पटेल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो स्टेट सेक्रेटरी हैं कर्नाटक के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की। अब्दुल रहीम पटेल साहब, मेरा आपसे सवाल इस बात को लेकर है कि ये जो भीड़ का ये बदलता और खौफनाक होता चेहरा है, पहले सिर्फ भीड़ थी, भीड़ से कोई डर जाए कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन अब भीड़ जो है वो डराती है लोगों को। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये भीड़ की एक ख़ास शक्ल है और क्या वाकई जैसा भी तस्लीम रबानी साहब कह रहे थे इन्हें कुछ पैटर्नेज हासिल है? बिल्कुल ये बात तय हो चुकी है और ये प्रूफ भी हो चुकी है कि ये सिर्फ नाम मॉब लिंचिंग या मॉब का नाम है। इसको एक साजिश के तहत इसका नाम मॉब रखा गया, हालांकि ये ऑर्गेनाइज्ड, प्री प्लान्ड और फंडेड ये टेरर एक्टिविटीज़ है। ये इसके पीछे मकसद है। पहले क्या होता था, पहले कम्युनल राइट्स कराते थे एक किसी कौम के डराने के लिए, किसी वर्ग को दबाने के लिए, किसी को वर्ग को क्या अपना एक पॉलिटिकल माइलेज करने के लिए। लेकिन जब से ये बीजेपी संघ परिवार की गवर्नमेंट आई है, ये लोग अपना थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज किए हैं। ये देखिए कोई भी मॉब रहने या कोई भी शख्स दे,
किसी को कत्ल करने से पहले, किसी को कानून हाथ में उठाने से पहले कैमरा कौन करता है, मेरे को बताइए। क्या उसको पता नहीं कि ये कैमरा करने से उसके लिए प्रूफ है कि वो लॉ ऑफ द लैंड के खिलाफ सामने मुजरिम होगा? मालूम होते हुए भी वो एक प्री प्लान तहत वो पूरा कांड करने से पहले, वो तशद्दुद, वो टेररिस्ट एक्ट करने से पहले ऑर्गेनाइज करता है, प्लान करता है किसको मारना और किस बहाने से मारना, ये भी प्लान करता है, और कौन कौन मिलकर उसको मारना वो भी प्लान कर कर उसको बाद में ये जो एक्टिविटी है इसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्योंकि इनको शह दी जाती है वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस है, शह दी जाती है वहाँ के बड़े बड़े जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके तरफ से प्रोटेक्शन मिलता है। क्योंकि हम देखते हैं पिछले कितने केसेस में देखते हैं कि ऐसे जब मॉब लिंचिंग केस होने के बाद जब बेल पे जब आरोपी एक्यूज बाहर आता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहां के जो लोकल पॉलिटिशियन बीजेपी के लीडर्स उनको बुलाकर उनको फूल माला पहनाते हैं, उनके नाम पर एक शोभा यात्रा निकालते हैं, एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि वो बहुत बड़ा एक जंग, बहुत देश का बहुत बड़ा काम करके आए, इस तरह की एक एक्टिविटी बनाते हैं। तो मेरा सवाल यही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है पूरे हिंदुस्तान के सामने कि ये मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है, हमें जानना है। मॉब लिंचिंग इसीलिए हो रही है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को इसका फायदा दिलाना है, बस। जी, लेकिन अब सवाल ये भी पैदा होता है कि अभी हमने हालिया दिनों देखा, एक बार आपको याद होगा पिछली हुकूमत में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा था कि ये कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं, यानी गैर समाजी लोग हैं जो दिन में जो है वो गौ रक्षा का एक चोला पहन लेते हैं और रात में जो है बहुत सारे दूसरे गलत काम करते हैं। उस वक्त ऐसा लगा था कि एक बहुत सख्त मैसेज है वज़ीर आज़म की तरफ से। फिर हालिया दिनों उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है कि झारखंड में सरायकेला खरसावां ज़िले में तबरेज़ अंसारी नाम के शख्स को जो मारा गया है तो उसका उन्हें दुख है, बल्कि सबको ये दुख होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या इस तरह के बयान के बाद एक उम्मीद जगती है कि वाकई मरकज़ी हुकूमत और संजीदा होगी इस मामले को लेकर और इसके नतीजे में रियासती हुकूमतें भी संजीदा होंगी? एक्चुअली जब पहले मर्तबा जब प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का जब बयान आया था कि काउ विजिलेंटिज्म के बारे में एक सख्त बयान आया था, हम पूरे जने जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, अपोजिशन पार्टीज है, सब ने वेलकम किया कि बहुत ही सही टाइम पर प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आया। लेकिन उससे फायदा क्या हुआ, ग्राउंड रियलिटी क्या हुई? क्या इस तरह के अटैक्स रुक गए? क्या इसमें वो जो एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्व है उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई? कुछ नहीं हुई। वो भी जो बयान है उनकी हमेशा की तरह वो भी एक जुमला बयान साबित हो चुका है। अब परसों जो झारखंड के तबरेज के मामले में जो बातचीत हुई वो उसको डाइल्यूट करने के लिए उन्होंने क्या कहा, सिर्फ झारखंड स्टेट को आप अक्यूज मत कीजिए, आप केरला और वेस्ट बंगाल को भी आप देखिए, वहां भी किलिंग हो रहे हैं। मतलब क्या था कि वो जो तबरेज का जो मॉब लिंचिंग का इंसिडेंट था उसको डाइल्यूट करने के लिए केरला में और वेस्ट बंगाल में जो वायलेंस हो रहा है उसको इक्वेट करके उसको वहीं पे डाइल्यूट करने की कोशिश की है। बोलने का मकसद मेरा ये है कि जो एक्चुअली एक प्रधानमंत्री को जो स्ट्रिक्ट जब एक बयान आने के बाद उसके हिसाब से पॉलिसीज बनाना है, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को उसके बारे में स्टेट सेक्रेटरीज को हिदायत भेजना है कि इस तरह के जो मामले हैं हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि इन 4 साल में 98 केसेस ऐसे हुए जी। और इस वक्त हमारे साथ हाजी मोहम्मद हारून साहब जुड़ चुके हैं जो सदर हैं मध्य प्रदेश जमीयत उलमा हिंद के और मध्य प्रदेश के वो सदर हैं और एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट में। हाजी मोहम्मद हारून साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। एक सीधा सवाल ये है कि जिस बड़े पैमाने पर अब ये चीज़ें उभर कर सामने आ रही हैं, लोगों को भीड़ मार देती है। बहाना चाहे लफ्ज़ जिहाद का होता है या एक वक्त में गाय का बहाना लिया जा रहा था, अब बहाना लिया जा रहा है कि ये चोरी करता हुआ पकड़ा गया है, यानी चोरी का शक था और भीड़ मार देती है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये अब भी आप मानते हैं कि एक मुनज़्ज़म साजिश है जो भीड़ चोरी या मॉब जो काउ विजिलेंटलिज्म इसके नाम पर शिकार बना रही है, और अगर ये मुनज़्ज़म साजिश है तो इसके पीछे कौन लोग हैं? हाजी मोहम्मद हारून साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा यहाँ ये कहना है कि ये जो हो रहा है मुल्क के अंदर, अगर हम इसके असबाब का पता नहीं चलाएंगे
तो ये रुकने वाला नहीं है। असल वजह क्या है ये पता नहीं की जा रही है। असल वजह भीड़ नहीं है। जो लोग मुसलमानों के खिलाफ लगातार बयानात देते हैं, जो लोग जहर उगलने का काम करते हैं, अभी भी हम रोजाना देखते हैं कि कभी कोई खड़ा हो जाता है, कहता है काटो मारो, कभी कोई कुछ कहता है। तो ये इस तरह के लोगों पर लगाम लगाने की जरूरत है। जब इस तरह के लोग बयान देते हैं, मैं किसी धर्म और जाति की बात नहीं कर रहा हूं। अभी हमने देखा कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर पौधे लगाने के लिए गई थी और उसको गांव वालों ने, भीड़ ने बहुत मारा। ये क्या जाहिर कर रहा है? ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। बात यह है कि जब भी ऐसा जहर उगलने का कोई काम करता है, मेरा ये कहना है कि ऐसा कानून का डर और खौफ होना चाहिए कि जब मुंह से किसी किसी भी धर्म और जात के खिलाफ अगर कोई जुबान से बात निकलती है तो उसके ऊपर इतना सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए कि आने वाला वक्त जो है कोई और ऐसी हिम्मत ना कर सके। देखिए, भीड़ जो होती है, भीड़ तंत्र, वो तो किसी के काबू में नहीं होती, लेकिन भीड़ का जहन जो बन रहा है वो फिरका परस्ती की बुनियादों पर बन रहा है। हम यहाँ ये कहना चाहते हैं, जैसे मुल्क के लिए आतंकवाद जो है बहुत खतरनाक है, आतंकवाद मुल्क के लिए नुकसानदेह है, उसी तरह से फिरका परस्ती भी मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो जो लोग जिस पद पर भी बने बैठे हों, सब लोगों को मालूम है कि कब कब किस तरह के बयान आते रहे हैं, किस कम्युनिटी के खिलाफ बयान आते हैं। वो कोई भी हो, ऐसा भय, ऐसा डर होना चाहिए। उसके खिलाफ कानून है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कानून है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती। अगर किसी नहीं, बीच में एक बार ये बात आई थी कि मासूका जो एक शॉर्ट नेम है कि मॉब जो किसी को घेर कर जब मार देती है तो उसके लिए खास तरह के कानून बने। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में हुक्मनामा भी जारी किया था, गाइडलाइंस भी दी थी कि जिलों में नोडल अफसर की नियुक्ति हो वगैरह वगैरह। मैं आपके पास फिर आता हूं। नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं हमारे साथ, बीजेपी के तर्जुमान हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र जी, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या आपको नहीं लगता कि ये भीड़ तंत्र जो है ये समाज के लिए और राज्य या देश की तरक्की में एक रुकावट है, और ये भीड़ किसी को पहचानते नहीं है। भीड़ की शक्ल कोई भी हो सकती है। भीड़ एक सैलाब का रेला जैसा होता है, आज इधर घुस गया तो कल उधर घुस गया। नरेंद्र पटेल जी। जी विशाल जी, बिल्कुल निश्चित रूप से भीड़ तंत्र समाज के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है। लेकिन भीड़ तंत्र पर सांप्रदायिक का लेबल भी चिपका देना ठीक नहीं है। अरुण जी भी अभी बहुत अच्छे विचार व्यक्त कर रहे थे, मैं उनकी अधिकतर बातों से सहमत हूं, और आपने भी जो बात की उनसे सहमत हूं। लेकिन अभी आपके एक पैनलिस्ट साथी बोल रहे थे कि ये फंडेड है, ये कॉन्स्पिरेसी है, तो उनको मैं दो घटनाएं बताना चाहता हूं। एक हमारे मध्य प्रदेश में ही उज्जैन की घटना है। मॉब लिंच के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था, मजलिस-ए-इत्तेहाद-ए-उम्मत नाम का संगठन ने इसके खिलाफ जब प्रदर्शन किया तो उस प्रदर्शन में ही जो प्रदर्शनकारी थे वे मॉब बन बैठे और उन्होंने ऑटो में तोड़फोड़ की और ठेले वालों के साथ तोड़फोड़ की और उपद्रव फैला दिया और पूरा बाजार बंद हो गया। तो जो मॉब लिंच के खिलाफ निकले थे वे खुद मॉब लिंचिंग में लिप्त हो गए। दूसरी घटना एक कूच बिहार की है, जिस कूच बिहार में एक मुस्लिम नवयुवक ने ही दूसरे मुस्लिम नवयुवक जिसका असगर अली नाम था उसको पकड़कर अपने चेहरे पर जो नकाब पहने हुआ था उससे जय श्री राम के नारे लगवाए, उससे उठक बैठक करवाई, जबकि दोनों ही युवक नारे लगवाने वाला भी और नारे लगाने वाला दोनों ही मुस्लिम थे। ये कूच बिहार की घटना है। तो इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं तो मैं समझता हूं कि इस तरह की घटनाओं में विभिन्न रूप हैं और इस भीड़ तंत्र को सांप्रदायिक तक का लेबल लगाकर हमारे समाज के फैब्रिक को तोड़फोड़ करने का, समाज के फैब्रिक को नुकसान पहुंचाने का जो प्रयत्न कुछ लोग कर रहे हैं, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल है, उनका मैं एक वक्तव्य आपके चैनल पे देख रहा था, तो मैं समझता हूं इस तरह का जो षड्यंत्र है उस षड्यंत्र में वे लोग शामिल हैं जो मॉब लिंचिंग के नाम से देश में एक वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सच है कि भीड़ तंत्र ठीक नहीं है और भीड़ तंत्र की हमने घटनाएं हर समाज में, हर जाति में, हर पंथ के लोगों को लिप्त भी देखा है और शिकार बनते भी देखा है। कई बार एक्सीडेंट
सेकंड में भी हो जाता है। तो ये मॉब लिंचिंग की इस तरह की घटनाएं मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। दिल्ली के अंदर घटी थी कि नमाज हो रही थी, एक गाड़ी चोर लेके जा रहा था, वो भी मुस्लिम ही नबीवक्त था, उस पर भी तनाव पैदा हुआ था, लेकिन पता चला कि जो आरोपी है वो भी मुस्लिम था। तो मैं समझता हूं इस तरह की घटनाओं को देखिए सर एक बात यहाँ पर नरेंद्र जी ये भी है, देखिए ये जैसे आपके जुबान पे भी आ गया कि चोर लेके जा रहा था, किसी के चेहरे पे लिखा नहीं होता कि वो चोर है। तो सवाल इस बात को लेकर है कि हम कैसे किसी को चोर कह देते हैं? हमारे यहाँ कानून है, हमें किसी पर शक हो सकता है कि हाँ शायद ये चोरी कर रहा था, ये चोरी का मुलजिम है, चोरी का आरोपी है। जब तक उसे हम कानून के रास्ते के तहत अदालत तक नहीं पहुंचाएंगे, हम कैसे कह देते हैं पहले ही कि वो चोर है? ये पहले ही से डिनोट कर देना, इस बात को कहीं ना कहीं साबित करना होता है कि उसने चूंकि गलत किया था इसलिए हमने मार के सही कर दिया। क्या ये ऐसा है? क्या आपको नहीं लगता कि किसी को जब तक कि जुर्म साबित ना हो जाए हमें नहीं कहना चाहिए? मैं किसी के बारे में भी बात कर रहा हूं। घटना की जांच होने के बाद जो परिणाम आए थे वो आपको बता रहा हूं। एसडीपीआई से हमारे साथ हैं घटना होने के बाद जो परिणाम आए थे उसकी बात मैं आपसे अब्दुल रहीम पटेल साहब, आप कुछ जवाब देंगे इनका? जी जी, मैं नरेंद्र जी साहब से पूछना चाहता हूं कि आपने खुद कहा कि मॉब लिंचिंग के जो केसेस के बाद मुस्लिम्स के तरफ से प्रोटेस्ट ये सब हुए हैं, उसके अंदर फिर एक मॉब इंसिडेंट आप हुआ बल्कि बोल रहे हैं, तो ये प्रक्रिया तो यही होगी। और ये तो इंडिया के जो दुश्मन है ये यही चाहते हैं कि रिएक्शन और इसका रिएक्शन हो, ताकि इस तरह मुल्क बर्बाद है, हम हिंदू मुसलमान में झगड़ा हो और किसी एक को फायदा हो। हम आप देखते हैं कि इससे किसको फायदा हो रहा है? पूरे सबको मालूम है कि किसी एक विशेष पार्टी को इस चीज से फायदा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विशाल जी जी नरेंद्र जी बोलिए। विशाल जी, मैंने हिंदू मुस्लिम शब्द का उपयोग और सेंट्रल गवर्नमेंट में आप हैं, मैंने अपने पूरी बात में हिंदू मुसलमान शब्द का उपयोग कदापि नहीं किया। एक केवल संगठन का नाम मैंने लिया था, वो समाचार पत्र की कटिंग मेरे पास में, आप चाहे मैं बता सकता हूं। वो आपकी बात सही है, लेकिन आपने जो कहा कि इसको सांप्रदायिक लेबल नहीं देना चाहिए, लेकिन हो वही रहा है ना। जो किसी को मार रहा है वो कह रहा है कि एक खास तरह का नारा कह रहा है कि लगाओ, उसका जब फेसबुक प्रोफाइल दिखाया पता चला उससे खास किसी पार्टी से उसका लगाव है। तो सवाल इस बात को लेकर है, और मैं ये कह रहा हूं, ये डेटा भी बता रहा है, आपने शुरू में इंट्रो में सुना होगा कि ऐसा नहीं है कि किसी एक मजहब के लोग ही ज्यादा शिकार हुए हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ज्यादातर शिकार किसी एक खास मजहब के लोग हो रहे हैं, और ज्यादातर जो भीड़ का जो लगाव है वो किसी एक खास मजहब या संप्रदाय से है। सवाल इस बात को लेकर है कि हम इसके हल की तरफ कैसे पहुंचेंगे। अब्दुल रहीम पटेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे एक बार फिर सवाल ये कर रहा हूं कि क्या जो आपने बात कही कि एक्शन और फिर उसका रिएक्शन, ये बहुत पुराना एक मकौला भी रहा है, आप शायद याद कीजिए। तो इससे जो मुल्क मुखालिफ जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि मुल्क में अमन ना कायम रहे। अब्दुल रहीम पटेल साहब, तो आखिर अमन कायम रहने का रास्ता क्या होगा, क्या सुझाते हैं आप? जी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो और जस्टिस मिले। देखिए, आप किसी कौम को कब तक डरा के रखेंगे, उसको कब तक उसके साथ खिलवाड़ करेंगे, उसकी इज्जत के साथ आप कब तक खेलते रहेंगे? 30 करोड़ मुसलमान की जो पॉपुलेशन इंडिया में है थोड़ी नहीं है, ये मुट्ठी भर नहीं है कि आप इसको डरा कर धमका कर एक दिन 2 दिन 1 साल 2 साल आप डरा कर धमका के रखेंगे। हाँ, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं थोड़े साल तक, लेकिन जब ये 30 करोड़ की पॉपुलेशन का जब हद, इसका जब बांध टूट जाएगा, इसका सबर का पैमाना खत्म हो जाएगा, ये क्या करेगी आप बोलिए? हम अब तक बाबरी मस्जिद के शहीद होने से लेकर अब तक क्या कर रहे हैं? सब्र ही तो कर रहे हैं। लॉ ऑफ द लैंड को, यहाँ की जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो जो हमें काम करना है वही कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है, हर चीज़ का एक पैमाना होता है, हर चीज़ का एक लिमिट होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है इसको संभालना है कि 30 करोड़ एक पॉपुलेशन जो है ये छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी संख्या है। आप इतनी बड़ी करोड़ों संख्या को आप डर कर, धमका कर, परेशान कर कर, विचलित कर कर आप इसको नहीं रख सकते। हाजी मोहम्मद हारून साहब हैं, अब्दुल रहीम कह रहे हैं कि एक खास गिरोह है और उसको खास तरह से एक सेफ्टी मैकेनिज्म दिया गया है, और जब वो कोर्ट से उसे मुजरिम करार दिया जाता है, और लेकिन जब वो जमानत पे छूटता है तो उसे हाल पहनाकर उसका इस्तकबाल भी किया जाता है। ऐसी चीज़ें उनको बढ़ावा दे रही हैं, उनको हौसला दे रही हैं। हाजी मोहम्मद हारून साहब, एक सवाल यहाँ पर ये है
कि दो चीजें हैं। एक तरफ तो हम अगर ये मान लेते हैं कि जो लोग बरसर इख्तिदार हैं उनकी शह पर ये हो रहा है, तो फिर हम इंसाफ किससे मांगेंगे? इंसाफ मांगने का रास्ता क्या होगा, ये मुझे बताइए। अब आए थोड़ा कुछ कट हुआ जी। हाजी मोहम्मद हारून साहब, दोबारा रिपीट करिए। जी हाजी मोहम्मद हारून साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि जैसे आपने कहा कि इसके असबाब का पता करना पड़ेगा, हमें उसके जड़ में जाना पड़ेगा कि ये वाकयतन जो ऐसा ये हो जा रहा है या फिर ये मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा है। तो अगर आप जो जमीयत उलमा पूरे मुल्क में अब एक तहरीक चला रही है, वो रैलियां कर रही है और हुकूमतों पर दबाव बना रही है कि इसके खिलाफ एक सख्त कानून बनाया जाए, किस बात को मद्देनजर रखते हुए? क्या एक मुनज़्ज़म साजिश के खिलाफ ये आवाज है? हारून साहब को मेरी आवाज नहीं मिल रही क्या? हाजी मोहम्मद हारून साहब को आवाज नहीं मिल रही है? हमारे साथ श्रीनिवास जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, काफी मुतहर्रिक रहे हैं, रांची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बहुत इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 में। झारखंड को ज्यादा सुर्खियों में रहा है मॉब लिंचिंग को लेकर, चाहे वो गौरक्षक के नाम पर लिंचिंग हुई हो, गौरक्षक के नाम पर, या फिर सरायकेला खरसावां का वो लगातार बच्चा चोरी और फिर मोटरसाइकिल चोरी। सवाल इस बात को लेकर है, चोरी पहले भी होती थी लेकिन पहले भीड़ इस तरह से किसी को घेर कर मार नहीं देती थी। अब अगर मार दे रही है तो उसको ये हौसला कहां से मिल रहा है? इसमें दो तरह की बातें मैं कहना चाहूंगा जी। कि एक तो ये कायरों का काम है, इसको पहले समझिए। जो भीड़ में शामिल होकर के इस तरह की हरकत करते हैं वो इंडिविजुअली कभी किसी गुंडे बदमाश का मुकाबला नहीं कर सकते जी। तो अकेले पा करके किसी कमजोर को 10, 20, 50 आदमी मारते हैं, वो कायर लोग हैं जी। तो ये दो कारणों से होता है। एक तो अदालत पर और न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, लोगों का उठ रहा है। दूसरे की लगता है कि हमको कुछ नहीं होगा जी, प्रशासन या जो कहीं कोई ऊपर मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। दोनों तरह की मानसिकता होती है। तो ये चोरी के नाम पर, डायन के नाम पर, पाकिटमार को मारना, ये सब तो हमेशा से होता रहा है। लेकिन ये जो नया ट्रेंड है कि एक तो उन्माद लोगों में बढ़ रहा है और लगता है कि हमको क्या होगा, और कुछ जो उस जमात के जो बड़े लोग हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उन लोगों के ऐसे बयान आते हैं जिससे लगता है कि इसको वो डिफेंड कर रहे हैं किसी बहाने से जी। तो ये खतरनाक स्तर पर जा रहा है। एक तो ऐसे ही किसी को भीड़ के द्वारा मार दिया जाना गलत है, लेकिन उसमें अगर जाति धर्म पहचान के अगर मारते हैं लोग, ये ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है जो माहौल देश का है, लेकिन चिंता की बात है। इसलिए इसके लिए सरकार कुछ कहे, सरकार पर दबाव तो बनाना ही पड़ेगा। और कोर्ट है और कोई उपाय नहीं आपके पास कि आप कोर्ट जाइए, लेकिन आप अपने आसपास ऐसा माहौल बनाइए कि लोग उस भीड़ का हिस्सा ना बने जी। लोग उस भीड़ में शामिल होकर के इस तरह की शर्मनाक हरकत ना करें। ये कैसे होगा? ये तो लोकल लेवल पर होगा, जो सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, और ये एक माहौल बनना चाहिए। तो ये बहुत चिंताजनक स्थिति है पूरे देश में। श्रीनिवास जी, एक सवाल करना चाहूंगा, और सवाल ये है कि एक होता है कि अचानक कहीं भीड़ इकट्ठा हो गई, उसे गुस्सा आ गया किसी बात पे, उसने ऐसा कर दिया, किसी को मार दिया, वो जख्मी हो गया। लेकिन आपने ये रीड किया होगा, देखा होगा, आपने लंबा एक इतिहास गुजारा है पत्रकारिता में, सहाफत में, कि मौजूदा जो ट्रेंड है वो बिल्कुल अलग है। वो मार देने का ही ट्रेंड है कि बस मार दिया जाए। और अब तो ये भी हो रहा है कि भीड़ जो है, कई बार ऐसे वीडियो में देखा जा रहा है कि वो भीड़ में से कोई एक वीडियो क्लिप बनाता है और उसको पोस्ट भी कर देता है। क्या उसको बिल्कुल जरा सा डर नहीं है कि ये मैं पहचान लिया जाऊंगा, मेरे खिलाफ एक्शन होगा? ये डर खत्म क्यों हो गया? यही मैंने कहा, यही मैंने कहा कि यह भीड़ सामान्य भीड़ नहीं है जो हम लोग हमेशा से सुनते हैं कि पाकिटमार पकड़ा गया, सबने मिलकर उसको लपड़ थपड़ किया, अधमरा कर दिया जी। लेकिन ये भीड़ खास तरह की मानसिकता से उन्मादग्रस्त भीड़ है, जिसको ये भरोसा है कि हमको कुछ नहीं होगा या हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं, वाहवाही वाला काम कर रहे हैं, उसको ये फीलिंग है, इसलिए उसको अपराध बोध तो है नहीं और डर भी नहीं है। वो लगता है कि हम कोई पुण्य का, सवाब का काम कर रहे हैं। वो जो ये स्थिति मैंने कहा चिंता, भीड़ तो ऐसे भी चिंता की बात है कि भीड़ इतनी अराजक और इतनी हिंसक हो जाए कि किसी अकेले को 50 लोग मिलके मार डालें जी, या वो डायन को मारें, पाकिटमार को मारें कि चोर को मारें।
लेकिन जब आप खास तरह की भीड़ बन जाते हैं, जो अभी दिख रहा है, और वो टारगेट किसी खास समुदाय को करता है, तो ये बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए पूरे देश ये के लिए। बहुत बड़ी चिंता की बात है। और जैसा अभी एसडीपीआई के रुकन कह रहे थे कि इस कानूनन इसे जल्द से जल्द रोकना चाहिए, वरना ये मुल्क में अशांति और अमन और शांति का जो माहौल है उसे बहुत ज्यादा इस हद तक बिगाड़ सकता है कि फिर शायद कहीं ज्यादा मुश्किल ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपनी बात रखने के लिए। वक्त की कमी है। आदाब।